भाई का बंटवारा। कमला दीदी, तुम्हारी ये सब्जी की रेसिपी तो सच में लाजवाब है। इतने सालों बाद भी वही स्वाद है। धन्यवाद कोकिला। और तुम्हारे हाथ की मिठाई, उसकी तो बात ही अलग है। आज भी सब तुम्हारी मिठाई के दीवाने हैं। बिंदिया, याद है जब हम बचपन में यहाँ कूद कूद कर खेला करते थे? हाँ चंदन भैया, वो दिन भी क्या दिन थे। अब तो बस काम और जिम्मेदारियों में उलझे रहते हैं। करण, तुम भी तो हमारे साथ ही थे, तुम भी कुछ बोलो। हाँ, पर अब पुरानी बातें सोचकर क्या फ़ायदा। आज का क्या प्लान है ये बताओ। मैं सोच रही थी हम सब मिलकर शाम को बाहर चले। बहुत दिनों से एक साथ वक्त नहीं बिताया ना। गुड आइडिया। माँ, आज खाना जल्दी बना लेना, हम शाम को बाहर जाने का प्लान बना रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। दीदी, हम भी साथ चलेंगे, क्या कहती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, सब मिलकर मज़े करेंगे। घर में हर तरफ हंसी ठिठोली का माहौल था और सभी खुश दिखाई दे रहे थे। लेकिन खुशहाल माहौल अचानक बदल गया जब नरेश चंद्र और मनमोहन घर में आए। मनमोहन, ये क्या कर दिया तुमने? दुकान के हिसाब में इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, और उसके चक्कर में ये नुकसान? भैया, मैंने कुछ नहीं किया, वो गलती मुझसे नहीं हुई है। नहीं, ये तुम्हारी ही लापरवाही की वजह से हुआ है। भैया, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने सब ठीक से किया था। मुझे नहीं पता ये नुकसान कैसे हो गया। आगे से ध्यान रखना, ये चीज़ दोबारा कभी ना हो। कमला और कोकिला भी रसोई से बाहर आकर देखती है कि माहौल गर्म हो चुका है। अरे कभी कभी नुकसान हो जाता है, कोई बात नहीं, इसमें इतना लड़ने वाली क्या बात है। अरे लड़ नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ। बड़ा हूँ तो समझाने का हक तो रखता हूँ ना। हाँ हाँ ठीक है, पर अब शांत हो जाओ, आराम से बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। कुछ दिन गुजरते हैं और चंदन की शादी तारा नाम की लड़की से तय हो जाती है। शादी के दौरान उन दोनों भाइयों का दुकान पर भी जाना नहीं हुआ और लड़ाई भी नहीं हुई, वरना हर दूसरे दिन बहस चलती रहती। भैया, मैंने तुम्हारे लिए सबसे खूबसूरत शेरवानी चुनी है। तुम इसे पहनकर बहुत अच्छी लगोगी। और मैंने सारी सजावट की देख रेख की है। हमारा घर बिल्कुल शादी के लिए तैयार है। हाँ करण, और सोचो कितनी मस्ती करेंगे हम सब मिलकर। मेरी बहू आ रही है, अब तो घर में और भी रौनक होगी। आपकी बहू मतलब मेरी बहू नहीं है क्या वो? चंदन मेरा बेटा नहीं है क्या? अरे भाई हाँ हाँ, हमारी बहू, मैंने तो यूं ही बोल दिया था। सही कहा तुमने कोकिला, तारा हमारी बहू है। चंदन की शादी में सभी लोग बहुत खुश थे और उत्साहित भी। उसकी शादी बहुत अच्छे से निपट गई और तारा उनके घर की बहू बनकर आ गई। मेरी भाभी सबसे प्यारी। बिल्कुल सच कहा, जैसा नाम वैसा मुखड़ा, एकदम तारा। बेस्ट ब्राइड एवर। अच्छा बस बस, तारीफ जरा कम करो। नजर लगाओगे क्या मेरी पत्नी को? चल, बड़ा आया नजर लगाओगे वाला। सब हंसने लगे। उनके घर की खुशियों में चार चांद लग गए थे, सब ठीक चल रहा था। लेकिन फिर एक दिन, मनमोहन, ये बिजली का बिल देखो, इतना ज़्यादा कैसे आ गया? भैया, आप हमेशा टीवी देखते रहते हो इसलिए बिल ज्यादा है। अरे मैं नहीं, तुम हर समय एसी चलाते हो इसलिए बिल इतना आया है। आप हमेशा पंखा चलाते हो भैया, इसलिए बिल बढ़ गया है। नहीं, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ये तुम्हारी लापरवाही की देन है। अरे नहीं भैया, ये आपकी ही गलती है, मैं तो हमेशा सावधानी रखता हूँ। बात अब और भी ज्यादा बढ़ने लगी और कमला और कोकिला बीच बचाव करने आ गई, पर उनकी बहस रुकने का नाम ही नहीं लेती। अरे क्या हो रहा है, क्यों लड़ रहे हो दोनों? आप लोग थोड़ा शांति से बात करो ना। नहीं, इसकी लापरवाही की वजह से घर और दुकान दोनों जगह नुकसान हो रहा है। अच्छा लड़ो मत, आराम से बैठकर बात करो। भैया, मैंने कुछ गलत नहीं किया, आप ही हमेशा मुझे गलत समझते हो। अरे तुम ही सब खराब कर रहे हो, क्यों समझते नहीं हो ये बात? अरे चुप हो जाओ, बच्चे देख रहे हैं। दीदी, इन्हें समझाना बेकार है। पता नहीं क्या हो गया है पिछले कुछ समय से दोनों को। हुआ यह है कि अब तुम्हारा पति शायद काम नहीं करना चाहता, इसलिए दुकान के सारे काम बिगाड़ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कोई काम बिगाड़ा नहीं है। अरे पर यह भी तो हो सकता है कि वो किसी और की गलती हो। आप लोगों की दुकान में एक मुनीम जी भी तो है ना, उनसे बात करिए। मुनीम जी पिताजी के समय के काम करने वाले हैं, मैं उनकी ईमानदारी पर शक नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन मुझे भला बुरा कह सकते हो? हाँ, क्योंकि तुम कभी काम ढंग से सीख ही नहीं पाए। याद नहीं है पिताजी कितना मारा करते थे तुम्हें काम के लिए? मार तो आपको भी अच्छी पड़ती थी।
हाँ, लेकिन मैं मार खाकर सीख तो गया, तू सीख ही नहीं पाया। पिताजी सही कहते थे, तेरा कुछ नहीं होगा। अब आप मेरे बच्चों के सामने मेरी बेइज्जती कर रहे हो भैया। बेइज्जती उनकी होती है जिनकी इज्जत होती है। बस बहुत हो गया, चलिए खाना लग रहा है, खाना खाइए। पर भाभी, नहीं, अब कोई बात नहीं, जितनी बात होगी उतनी बढ़ती जाएगी। खत्म करो और चल के खाना खा लो। उस समय तो वो लोग खाना खाने चले जाते हैं, लेकिन 2 दिन गुजरे नहीं और फिर से लड़ाई शुरू हो गई। और इस बार ये लड़ाई काफी बड़ी थी। तुझे आखिर मुझसे दुश्मनी क्या है, ये बता। दुश्मनी मुझे नहीं आपको है, इसीलिए आपको लगता है कि दुनिया जहां के सारे गलत काम मैं ही करता हूं। मैंने तुझसे नया माल लाने को कहा था, क्योंकि वो मार्केट में अभी कहीं नहीं है, लेकिन हमारी दुकान में आने से पहले वो सामने वाली दुकान में आ गया। ये कैसे हुआ? अरे मुझे क्या पता, क्या मालूम उन्हें किसने बताया। हाँ, तुझे तो कुछ पता ही नहीं है, लेकिन अब एक बात मैं तुझे बता देता हूँ, और ये कान खोल कर सुन ले, वरना फिर कहेगा मुझे ये नहीं पता था। हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, सारे ग्राहक उधर जा चुके हैं, और इसकी वजह तू है। अरे ये भी तो हो सकता है कि उन्हें आपने बताया हो। हाँ? तू मुझ पर इल्जाम लगा रहा है? मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? मैं अपनी ही दुकान का नुकसान क्यों करूंगा? तो ये बात आप मेरे बारे में क्यों नहीं सोच रहे? मैं अपना नुकसान क्यों करूंगा? क्या पता तुझे कोई लालच मिल गया हो। तुझे याद है ना, तू जॉब करने निकला था, पर जब वो तुझसे हुई नहीं तो तू दुकान पर आकर बैठ गया। अब यहां से कुछ बेहतर मिल गया होगा तो उधर चल दिया। मैंने कभी अपनी जिंदगी में भी नहीं सोचा था कि आप मुझ पर इतना बड़ा लांछन लगाओगे। मैंने भी कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि तू ऐसा काम करेगा। अब मैं तेरे साथ काम नहीं कर सकता और ना ही रह सकता हूं। अलग हो जा तू। अब बंटवारे की बात कर रहे हैं? अरे अब बंटवारे की बात कहाँ से आ गई? झगड़ा आज है, कल नहीं होगा। इतनी सी बात पे बंटवारा कौन करता है? नहीं कमला, अब हम लोग साथ नहीं रह सकते। बंटवारा हो जाना ही चाहिए, वही बेहतर है। बात सिर्फ आप दोनों की नहीं है, आपके परिवारों की है। पापा प्लीज डोंट डू दिस। हाँ पापा, ऐसा ना करो। प्लीज नो, ये बहुत गलत है। आपको परिवार की फिक्र नहीं है तो कम से कम व्यापार के बारे में तो सोचिए। अलग होने से बहुत नुकसान होगा। नुकसान तो वैसे भी हो ही रहा है। दीवार खड़ी होने में तो टाइम लगेगा, तब तक के लिए बीच में एक लाइन खींच दो। उधर वाला हिस्सा तुम्हारा, इधर वाला हमारा। करण, देखते रहना लाइन सही से खींचे। सब लोग मना करते रहे, लेकिन नरेश चंद्र और मनमोहन ने किसी की नहीं सुनी। बंटवारा हो चुका था। वो दोनों तो ऐलान करके अपने अपने कमरे में चले गए, पर घर में मातम छा चुका था। ये क्या हो गया? ऐसा तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। ये लोग पागल हो गए हैं। अरे पापा के बारे में कैसे बोल रहे हैं आप? तो और क्या बोलो, झगड़े को सुलझाने के बजाय इतना बढ़ा दिया कि बंटवारा कर दिया। आई कांट बिलीव दिस। पता नहीं हमारे घर को किसकी नजर लग गई है। हे भगवान, अब क्या होगा? कमला, चंदन, तुम लोग वहां खड़े क्या बतिया रहे हो? जाकर सो जाओ। कोकिला, करण, बिंदिया, तुम लोग क्या वहां सत्संग कर रहे हो? चलो इधर आओ फौरन। अगले दिन दोनों भाई दुकान पहुंचे तो दुकान का भी बंटवारा कर दिया। दुकान की ये वाली साइड मेरी है और वो वाली तेरी। ये वाली मेरी क्यों नहीं? इसमें ऐसा क्या खास है जो खुद रख रहे हो? अरे सामान बराबर बराबर बांट दिया जाएगा, साइडों में कोई फर्क नहीं है। लेकिन ये तुझ मंद बुद्धि को भला कहाँ से समझ में आएगा? भैया, इस बाजार में मेरी भी कुछ इज्जत है, तमीज से बात करिए, वरना मैं भी लिहाज भूल जाऊंगा। और आप दोनों को क्या हो गया है? ये आप कैसे बात कर रहे हैं? इस दुकान का बंटवारा हो रहा है मुनीम जी, और ये आपका काम है कि इस दुकान का सारा सामान आप आधा आधा बांट दें, पूरे न्याय के साथ। मैं खुद भी कर सकता था, लेकिन मुझ पर किसी को भरोसा नहीं होगा ना। किसी का क्या मतलब है? मेरा नाम लेकर बात करिए ना। हाँ, मुझे भरोसा नहीं होगा। मुनीम जी, आप सामान बांटिए। पर ये दुकान आपके पिता की विरासत है, आप लोग इसे बांट क्यों रहे हैं? अरे आपसे जितना कहा जा रहा है वो करिए, ज्ञान मत दीजिए। ठीक है। इधर दोनों ने दुकान का भी बंटवारा कर दिया था और उधर उनके बच्चे इस झगड़े को सुलझाने के बारे में बात कर रहे थे। पापा और बड़े पापा को समझाना तो नामुमकिन है, तो अब इसका हल कैसे निकलेगा? किसी भी समस्या का हल ढूंढने से पहले समस्या की असल वजह पता लगानी चाहिए। तो समस्या की असल वजह कैसे पता चलेगी? समस्या की असल वजह तो वहीं पता चलेगी ना जहाँ से समस्या शुरू हुई है, यानी कि दुकान। यस, तो कल मैं दुकान जाऊंगा और करण चाचा की जगह तू जाना। हमें पता लगाना ही पड़ेगा कि आखिर हुआ क्या है।
ठीक है, कल चलते हैं और इस समस्या को सुलझाते हैं। अगले दिन चंदन और करण अपने अपने पिता को आराम करने को कहते हैं और खुद दुकान चले जाते हैं। बही खाते में कुछ तो गड़बड़ है। एक ही डेट की एंट्री अलग अलग पेन से क्यों है? इसका मतलब पापा सही कह रहे थे, गड़बड़ मुनीम ने की है। तो आज दुकान जल्दी बंद कर दो और मुनीम का पीछा करो, सब पता चल जाएगा। मुनीम जी, मैं घर जा रहा हूँ। मैं भी घर जा रहा हूँ, आप भी आज छुट्टी कर लीजिए। जैसा आप कहें। वो लोग दुकान बंद करके घर जाने का नाटक करते हैं, पर वहीं पर छुप जाते हैं। वो देखते हैं कि मुनीम सामने वाले दुकानदार से जाकर मिल रहा है। साला ये मुनीम, सब इसी के चक्कर में हुआ है। हमें उन दोनों को ये बात बतानी पड़ेगी। अरे कोई फ़ायदा नहीं है। पहली बात तो वो हमारी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, ख़ास तौर पर मेरे पापा तो बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि उनको मुनीम जी पर अंधा भरोसा है। और दूसरी बात, वो दोनों एक दूसरे को इतना कुछ बोल चुके हैं ना कि अब उन्हें वापस मिलने के लिए एक धक्के की ज़रूरत होगी। क्या मतलब? चल मैं समझाता हूँ। चंदन अपना प्लान सबको बताता है। उस प्लान के तहत उन लोगों को आपस में लड़ना था ताकि नरेश चंद्र और मनमोहन को अपनी गलती का एहसास हो सके। मेरे वो काले वाले फॉर्मल जूते कहाँ हैं? पता नहीं। अरे हाँ, याद आया, वो अपने करण को दिए थे ना। मैंने दिए नहीं थे, उसने ले लिए थे। हाँ हाँ, एक ही बात है, मतलब उसी के पास है। करण, करण, क्यों चिल्ला रहे हो? जो तू कल मेरे काले फॉर्मल जूते लिए बैठा है ना, वापस कर वो। हाँ हाँ ठीक है, रुको। अरे जल्दी कर। ये लो पकड़ो। तुझे तमीज नहीं है क्या कि कोई चीज कैसे दी जाती है? अपनी चीज नहीं है तो उठा के फेंक रहा है। एहसान फरामोश, जैसा बाप वैसा बेटा। तो क्या बोल रहे हैं चंदन? अपने चाचा के बारे में ऐसा बोलते हैं? तो क्या हुआ? अब तो हमारी उनसे लड़ाई हो चुकी है पापा, भाड़ में जाए वो। लड़ाई हो या कुछ भी हो, है तो तेरे चाचा। तमीज से बात कर, दोबारा मैं तेरे मुंह से ऐसा कुछ ना सुनूं। मनमोहन भी ये सब सुन रहा था। उसे बड़ा अजीब लगता है कि नरेश चंद्र उसकी साइड ले रहा है। चंदन और करण के लड़ने का मोटिव पूरा हो गया था। इसी तरह तारा और बिंदिया भी आपस में झूठी लड़ाई करती हैं। भाभी, ये अपनी तरफ का कूड़ा अपनी तरफ ही रखो। ये मेरी तरफ का कूड़ा नहीं है, तेरा ही है। जो काम आपके ससुर ने किया वही आप भी कर रही हो। उन्होंने नुकसान के इल्जाम मेरे पापा पर डाल दिए और आप कूड़े का इल्जाम मेरे ऊपर डाल रही हो। बिंदिया, फालतू की बातें मत करो, जरा सा कूड़ा ही तो है, समेट लो। पर वो उनकी साइड का है ना पापा। ये क्या है, इनकी साइड उनकी साइड? छोड़ो, समेट लो। मनमोहन की ये बात सुनकर नरेश चंद्र को भी हैरानी होती है। उसी रात चंदन के कहने पर कमला तबीयत खराब होने का नाटक करती है। अब तुम्हें क्या हो गया कमला? चंदन, जल्दी से एम्बुलेंस बुला बेटा। फोन नहीं लग रहा पापा। अरे तो जल्दी कुछ और इंतजाम कर। क्या हो गया? मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और एम्बुलेंस भी नहीं मिल रही है। करण, तेरा दोस्त यहीं पास में रहता है ना, उसके पास कार है, उसे बुला कर ले आ जल्दी। अरे इनके लिए मैं क्यों कार बुलाऊं? ये तो हमारे दुश्मन है। अरे थप्पड़ पड़ जाएगा अगर दोबारा ऐसी बात करी तो। चल फोन लगा। सॉरी, लगाता हूँ। नरेश चंद्र मनमोहन को थैंक यू कहना चाहता था, लेकिन उसका ईगो बीच में आ गया और वो कुछ नहीं बोल पाया। कमला का झूठा चेकअप हुआ और वो अगले दिन घर आ गई। बिंदिया, मैं चला जाऊं, उसके बाद तू जाकर बाहर खड़ी हो जाना। वो लड़का तुझे छेड़ेगा। आगे का प्लान तुझे पता है। हाँ हाँ ठीक है। बिंदिया बाहर गई और उसको एक लड़के ने छेड़ा। फिर वो झूठ मूठ रोती हुई अंदर आई। ये लोग कितने बुरे। क्या हुआ बेटा? मैं बाजार जा रही थी, पर बाहर मुझे एक लड़का बार बार छेड़ रहा है। अरे ऐसे कैसे? मैं देखता हूँ। अरे तुम क्यों जाओगे ऐसे लफंगे के मुंह लगने? चंदन देख लेगा। मैं क्यों देख लूंगा? करण की बहन है, करण संभाले। बिंदिया तेरी बहन नहीं है क्या? पागलों जैसी बात ना कर। कारण होता तो वो संभाल लेता है, पर वो कहीं बाहर गया है। चल तू जा और उस लड़के को भगा कर आ। चंदन जाता है और उस लड़के को भगाने की एक्टिंग करके वापस आ जाता है। मनमोहन सोचता है कि अगर आज चंदन नहीं होता तो ये काम उसको करना पड़ता, और ये नौजवान लड़के तो बूढ़े आदमी से डरते भी नहीं है। फिर पता नहीं बिंदिया का क्या होता। एक दिन नाश्ते के समय, पापा आपने बहुत अच्छा किया जो बंटवारा कर दिया। पहले कितनी चक्कर चक्कर होती थी, अब हम आराम से बैठते हैं और बातें करते हैं। सही कहा आपने। चाचा जैसे एहसान फरामोश आदमी से तो दूर रहना ही बेहतर है। अबे चुप रहो तुम लोग, चुपचाप खाना खाओ। बकवास किए जा रहे हो। पता भी है कि उसने क्या क्या किया है इस घर के लिए, बस बोले जा रहे हो।
बड़े पापा को बस बातें बनानी आती है और कुछ नहीं। मैंने तुझे यही संस्कार दिए कि बड़ों के बारे में ऐसे बोले? और वैसे भी तू उनके बारे में कुछ नहीं जानता, इसलिए चुप रहा कर। नरेश चंद्र नाश्ता करके दुकान के लिए निकल जाता है, पर तभी उसे किसी काम से वापस आना पड़ता है। उसी समय करण बाहर जा रहा था। नरेश चंद्र दहलीज से ठोकर खाकर गिर पड़ता है। मनमोहन को लगता है कि करण ने उसे धक्का दिया है। वो जाकर करण को मारने लगता है। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे भाई को गिराएगा? तूने समझ क्या रखा है? आज मैं तुझे मार मार कर तेरी जान ले लूंगा। अरे आप क्या कर रहे हैं, छोड़िए उसे। अरे बस करो मनमोहन। रुक जाओ मनमोहन, उसने कुछ नहीं किया। मैं दहलीज से टकरा कर गिरा था। ओ अच्छा, आप ठीक तो है ना भैया? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे नहीं पता था कि तुझे मेरी इतनी फिक्र है। मुझे तो हमेशा से आपकी इतनी ही फिक्र है। आप ही मुझे भूल गए हो भैया। ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, बस कुछ चीज़ों की वजह से पता नहीं क्यों। वो सारी चीज़ें मुनीम ने बिगाड़ी है। चंदन भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने अपनी आंखों से देखा था कि वो मुनीम सामने वाली दुकान के मालिक से मिल रहा है। उसने आप लोगों को धोखा दिया है। तुम लोगों की वापस से दोस्ती भी हो गई। हमारी तो कभी लड़ाई हुई नहीं थी। ये सारी लड़ाइयाँ तो झूठी थी, आपको एहसास दिलाने के लिए कि आप लोग एक दूसरे से कितना प्यार करते हो। और ये जो कुछ हो रहा है ये सिर्फ एक गलत फहमी है और कुछ नहीं। मुझसे गलती हो गई कि मैंने बाहर वाले की बात पर विश्वास किया और अपने सगे भाई की बात पर नहीं। हम दोनों को ही मुनीम की हरकतों पर नज़र रखनी चाहिए थी भैया। ये हम दोनों की गलती है। दोनों भाई वापस मिल गए। बंटवारा खत्म हो गया और मुनीम को काम से निकाल दिया गया ताकि भविष्य में फिर से कभी ऐसा ना हो।